मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 9213 के लेवल्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी के साथ ही साथ ब्रॉडर इंडिसेस के साथ मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी बैंक का भी इस वक्त रिकॉर्ड स्तरों पर ही कामकाज कर रहे हैं। अच्छी तेजी अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कि रियल एस्टेट स्पेस कैसा कर रहा है। रियल एस्टेट स्पेस में लगातार हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट है वो डेफिनेटली इंप्रूव होते हुए नजर आया है। खासतौर पर बजट के बाद एक रिकवरी की होप्स जनरेट होते हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हैं डीएलएफ, HDIL, ओबरॉय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे शेयर्स में आज भी थोड़े अपटिक जरूर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन खासतौर पर आज सुबह हमने बात भी की थी डीएलएफ के राजीव तलवार से। उनका भी मानना है कि इस सेक्टर के अंदर जो आउटलुक है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया। इनफैक्ट ग्रुप फाइनेंस के नंबर्स भी रिफ्लेक्ट कर भी रहे हैं। दोनों का ही पहले आपको भी सुनाते हैं। राजीव तलवार ने क्या कहा और फिर ग्रुप फाइनेंस के नंबर्स का उन्होंने क्या कहा। सरकार ने आधे से अधिक कार्य करा है, जबकि उन्होंने पिछले 2 वर्षों में कुछ नीतियां अनाउंस की थी बजट्स में, और उसके पश्चात इस बजट में जब उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया है, तो उससे यही आशा है कि हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन में ऐसी उपलब्धियां आएंगी और ऐसी गति आएगी कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पे प्रभाव पड़ेगा। और जो कि आधा से थोड़ा कम जो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट सेक्टर था उसमें जो कमियां रह गई हैं वो इंटरेस्ट कम होने से शायद उसमें प्रभाव अभी पड़ा है। और बाकी जो कंपनियां आप देख रहे हैं कि उनके जो शेयर ऊपर जा रहे हैं वो शायद उस 2-3 कारण से हैं। एक कि जो जनरल गति ये क्षेत्र पकड़ रहा है। दूसरा, रीट्स के लिए 2-3 वर्षों में रूल्स और रेगुलेशंस फाइन ट्यून कर दिए गए हैं और अब आशा है कि जल्द से जल्द आने वाले महीनों में रीट्स मार्केट में उतरेंगी। बजट आने के बाद there is definitely a very positive sentiment among the developers. They are seeing now, very conducive environment. Government is very, supportive of it. And I think, everything looks very, very positive for the real estate sector, which had gone through the pain for the last 4 years. So I think the next couple of years, we will see that the demand anyway is there. The supply situation will improve. बिकॉज आपको मालूम है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का अप्रूवल लेने का, लैंड आइडेंटिफाई करने का, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 18-19 शुड बी वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। चलिए, तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को आपने सुना जिनका मानना है कि खास तौर पर इंप्रूवमेंट्स नजर आ रहे हैं, आउटलुक पॉजिटिव है। जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, और खास तौर पर इंडस्ट्री का ये भी मानना है कि FY 18 और 19 भी रियल एस्टेट स्पेस के लिए काफी बेहतर हो सकता है। जानकारों का क्या मानना है इस जो चेंजिंग सिनेरियो है पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को देखते हुए, वो भी जान लेते हैं। हमने बातचीत की मिस्टर पंकज पांडे से और जान लेते हैं कि उनका क्या मानना है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद लग रही है कि जो काफ़ी लंबी टेल है सेक्टर की वो आगे जाके बिकॉज ऑफ रेरा धीरे धीरे कम हो गया एंड प्राइसिंग डिसिप्लिन बेटर होगा एंड इंडस्ट्री की हेल्थ ओवरऑल सुधरेगी। आई थिंक विद इन दैट स्पेस जो स्टॉक ओवरऑल हमें ठीक लगता है वो गोदरेज इंडस्ट्रीज है, जिसके पास में करीब 56% गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का स्टेक है, प्लस बाकी और बिजनेसेस हैं। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में रिलेटिवली फार मोर बेटर वैल्यू निकल के आती है। स्मॉलर स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे कि भारतीय इंटरनेशनल है जो कि एक बैंगलोर बेस्ड प्लेयर है, जो हमें लगता है कि आगे जाके अच्छा कर सकता है। चलिए, तो आपने पंकज पांडे को भी सुना। विवेक, आपका व्यू क्या है रियल एस्टेट को लेकर? एक तरफ रिस्ट्रक्चरिंग की खबर कल इंडिया बुल्स में जोरदार उछाल हुआ, दूसरी तरफ जो सब तरफ नॉर्म्स चेंज होने की बातचीत हो रही है 1 मई से, वो एक और बड़ा ट्रिगर है। इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बहुत हद तक एक रेंज के अंदर ही है, बहुत ज़्यादा बदलाव उसमें हो नहीं रहा। डिमांड थोड़ी पिकअप कर रही है, कॉस्ट ईज आउट हो गई है। आपकी राय पूरे स्पेस को लेकर? सुमित, इनफैक्ट ऑन ग्राउंड जाके आप अगर चेक करोगे तो आपको ये मिलेगा कि जैसे दिल्ली NCR में रियल एस्टेट प्राइसेस करीबन 15% डाउन ऑलरेडी है। और मैं यहाँ पे चेन्नई में हूँ। चेन्नई में कोई भी RTO ऑफिस में, मतलब जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके पूछ लीजिए, 80% रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी डाउन है। और जो भी मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनको हमने एडवाइस किया हुआ कि आप रियल एस्टेट बेच के चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में या फिर इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट कीजिए, वो पिछले 1-1.5 साल से कोशिश में लगे हुए हैं।
और उनकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है। तो ऑन ग्राउंड ये सिचुएशन है। तो मुझे क्या लगता है कि अगर गवर्नमेंट का फोकस हो रहा है यहाँ पे और अफोर्डेबल हाउसिंग बजट हाउसिंग वगैरह आता है, तो यहाँ पे जो उस सेक्टर में फोकस्ड कंपनीज है उनको सिर्फ फायदा होगा, और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, इनफैक्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में काफी रन अप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो वैसी कंपनीज बेनिफिट करेगी। और टाइल कंपनीज है, जैसे आप सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, तो ये जो भी जितने भी एंसिलरी सेक्टर है, अगर रियल एस्टेट यहाँ से ग्रोथ होता है तो वो सब फायदा करेगी। और बाकी आप देखिए टॉप लेवल्स में खरीद के काफी इन्वेस्टर्स जो है अटके बैठे हैं अभी भी, और जैसे जैसे यहाँ पे रैली आएगी मेरे हिसाब से काफी प्रॉफिट बुकिंग होने वाला है। तो अगले 2-4 साल के लिए तो मैं तो बुलिश हूं नहीं ऐसे सेक्टर। ऑफ कोर्स ठीक है, ऑन ग्राउंड थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन इन स्टॉक्स में एक कैप के बाद नहीं होने वाला है। तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल रहूंगा यहाँ पे, और ऑन रैलीज कोशिश करूंगा कि बाहर निकल जाए जो भी अटके हुए हैं इन स्टॉक्स में। ऑलराइट, चलिए कुछ और सवाल भी लगातार हमारे पास आ रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। कटक चलते हैं, सागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े भी हैं। नमस्कार सागर, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, मेरे पास SMS फार्मा का 100 शेयर है 89 के भाव पर। ₹1 के आसपास का प्रॉफिट अभी आपको हो रहा है। हाल में ही खरीदा आपने? हाँ अभी हाल में। ठीक है, कब तक रुकेंगे? 6 महीने दे सकता हूँ। ठीक है, राय दिलवा देते हैं। 6 मंथ्स का पर्सपेक्टिव है इनका। सुमित SMS फार्मा में निवेश किया है, किस तरीके के चार्ट्स लग रहे हैं आगे 6 महीने के? देखिए ओवरऑल ये स्टॉक ने एक साइडवेज मूव दिया हुआ है। ये स्टॉक पिछले 6 महीने से एक रेंज में चल रहा है, जिसके अंदर 96-97 ऊपर में रेजिस्टेंस फेस करता है, और नीचे के अंदर ये 80-84 के आसपास सपोर्ट लेता है। अभी ये लोअर बैंड से ऊपर की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहा है, 90 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस इसका 95-96 लेवल्स के आसपास है। इसका 200 DMA भी वहीं पर आ रहा है। जैसे ये स्टॉक उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो एक अपमूव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 105-110 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल एक बार मूव देखते हुए ऐसा लगता है कि ऊपरी मूव दिखा सकता है, तो एक बार होल्ड करें, और जैसे ये 95 का ऊपर ब्रेकआउट देता है तो 105 तक का मूव हमको देखने को मिल सकता है। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच सकते हैं जी। तो 105 तक के मूव की उम्मीद है, और वहां पर आप मुनाफा लेकर निकल जाएं, ये आपको राय दी गई है SMS फार्मा के संदर्भ में। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल हैं, नागपुर से मौजूद हैं। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर, ये एडलैब्स लिया था मैंने 90 में, और फिर आपको IDFC बैंक लिया था 89-90 में। तो मेरे हिसाब से 4-5 महीने हो गए, क्या करना है सर इस पे? ओके विवेक, एक सवाल तो एडलैब्स पर है, 96-97 पे खरीदारी है, 300 शेयर हैं, 86 के आसपास शेयर अभी कामकाज कर रहा है, ₹10 पर शेयर घाटा है। दूसरा IDFC बैंक ऊपरी स्तरों पर खरीदारी है, ₹80 की रेंज में, अभी करीब ₹60 की रेंज में है। आपकी राय? देखिए एडलैब से तो मैं बाहर निकल जाना पसंद करूंगा, और इसके भी कुछ कारण है। एक तो कंपनी मतलब कई सालों से देख रहे हैं कोई यहाँ से मतलब कोई प्रदर्शन कुछ दिया नहीं है, और जितना भी प्रमोटर का स्टेक है यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम मतलब करीबन 50% से ज्यादा तो प्लेस्ड रखा हुआ है। तो कंपनी क्या करने वाली आगे कोई क्लैरिटी नहीं है, और जब कोई चीज अनसर्टन हो और आगे क्या होने वाला वो नहीं पता हो, तो वैसी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। तो मैं तो यहाँ से निकलना पसंद करूंगा। और दूसरा बैंक कौन सा था? IDFC बैंक। IDFC बैंक में देखिए मेरा बुलिश नजरिया रहेगा, और इनफैक्ट जी पे मैंने रेकमेंड किया हुआ कि इसको आप 10 साल के लिए लेके भूल जाइए। और जिस तरीके से बैंक अभी चल रहा है, काफी ब्रांचलेस बैंकिंग की ये लोग बात कर रहे हैं, और जितना भी वो खर्चा होता है ये लोग सोच रहे हैं कि पूरा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके आज के दिन आप 10 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हो। काफी मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से ये बैंक जा रहा है। तो अगर ये अनफोल्ड सही तरीके से होता तो हो सकता है आगे RBL बैंक या फिर येस बैंक की तरह ये भी इम्प्रूवमेंट करे। तो मेरे हिसाब से एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म मतलब बहुत कम लोग रेडी रहेंगे 5-10 साल रखने के लिए। अगर लेकिन आप 5-10 साल का नजर रखते हो तो इसमें जरूर बाई करके बैठे रहो आप। श्योर, ठीक है। तो चलिए आपको राय दे चुके हैं दोनों ही शेयर्स पर। आगे बढ़ते हैं, झांसी से मिस्टर SK श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर अब जुड़े हैं। श्रीवास्तव साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मैंने 2 साल पहले जी ये टाटा पावर के 500 शेयर लिए थे, लगभग 102 रुपए। अच्छा, तो आप होल्ड काफी टाइम कर चुके हैं, लेकिन अभी भी आपको नुकसान देखने को मिल रहा है। अब कुछ और समय देना पड़ेगा।
देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट्स आ सकते हैं या नहीं। पूछ लेते हैं एक बारी जानकार से। सुमित, क्या राय होगी टाटा पावर पर? खासतौर पर 102 के लेवल्स पर 2 साल पहले उन्होंने खरीदारी की थी, तो नुकसान इनको हो रहा है। हालांकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं, 500 शेयर्स की है, लेकिन फिर भी नुकसान तो है ही। और लगातार नेगेटिव न्यूज फ्लो हम देख रहे हैं, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग हो टैरिफ ना बढ़ाने को लेकर, या फिर आज भी जो कंपनी ने बोला है कि अपनी मुद्रा प्लांट जो है वहां पर जो क्षमता विस्तार है वो नहीं करेंगे क्योंकि डिमांड में इतना अपटिक्स नहीं देखने को मिल रहा है। तो दोनों को ये देखते हुए आज यहाँ पर नेगेटिव क्यूज भी है। क्या राय देंगे आप? यस, बिल्कुल टाटा पावर के अंदर इनको अच्छा खासा वेट करना पड़ा होगा, क्योंकि 2014 के अंदर हमने देखे थे 100 रुपए के ऊपर के स्तर, और उसके बाद इसमें कंटिन्यूसली वीकनेस देखने को मिली, और 55 रुपए के लेवल से हमने दोबारा इसके अंदर अपट्रेंड रिज्यूम होते हुए देखा है, और अभी ये स्टॉक तेजी के ट्रेंड में 200 डीएमए के ऊपर भी ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। लास्ट कुछ दिनों में इस न्यूज के चलते ये स्टॉक में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है, बट अब ऐसा लगता है कि पावर के स्टॉक्स में आने वाले कुछ महीने अच्छे होने वाले हैं। उसमें से टाटा पावर स्टॉक एक ऐसा है जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। इस बार जैसे ही ये स्टॉक 90 का लेवल ब्रेक करेगा तो हमको 3 डिजिट के लेवल्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर 105 से 110 रुपए के टारगेट होंगे आने वाले कुछ महीनों के लिए। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग पोजीशंस अगर लेना चाहते हैं तो 80 रुपए के आसपास ये इनिशिएट कर सकते हैं, और उसको 95 से 100 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 90 रुपीज का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक होने के बाद इसमें फ्रेश अपमूव देखने को मिलेगा। जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं होता है तब तक ये स्टॉक रेंज में घूमेगा 75 से 90। जी, 75 से 90 एक रेंज, 90 ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद कुछ और मूव आ सकता है, लेकिन फिलहाल आप बने रहें, राय दी गई है आपको। अंकित से बातचीत करते हैं, सहारनपुर से मौजूद है। अंकित जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार अंकित जी, क्या सवाल आपको पूछिए। सर मेरा सवाल सुमित सर से है। सर मेरे पास माइंड ट्री है और डीवीएस लैब है और आईडीएफसी बैंक है। आईडीएफसी बैंक पर तो हम चर्चा कर चुके हैं अंकित जी, बचे आपके 2 शेयर। एक साल तक मुझे टारगेट पता करना है कि एक साल में क्या टारगेट मुझे मिल सकता है। ओके, और माइंड ट्री में आपके निवेश किस भाव पर है? सर 560 के रेट पर 400 शेयर। ओके, सुमित सवाल आपसे होगा, प्रशंसक है आपके। इन्होंने माइंड ट्री ले रखा है 560 के दाम पर, 400 शेयर हैं, 441 आ चुका है, घाटा तो हो रहा है इन्हें करीब करीब 120 रुपए का। क्या करना चाहिए इसमें? और आईडीएफसी बैंक एक साल के लिए टारगेट्स क्या देख रहे हैं? कि जो विवेक से बात हुई उसके हिसाब से 10 साल का नजरिया काफी लंबा है, वहां पर निवेश करें, होल्ड करें, अच्छा बैंक है, लेकिन एक साल के लिए आईडीएफसी बैंक कैसे दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले माइंड ट्री की बात करते हैं। माइंड ट्री के अंदर कोई बड़ी तेजी देखने को हमको मिल नहीं रही है, और स्टॉक ऊपरी लेवल से वन वे दबाव दिखा रहा है। इसने शॉर्ट टर्म पुलबैक दिखाया था, बट दोबारा से इसने वीकनेस दिखाने की कोशिश कर दी। अभी ये स्टॉक का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 430 के आसपास। अगर स्टॉक ने 430 के लेवल तोड़े तो फिर हमको और तेजी देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट नई फ्रेश वीकनेस देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर शायद हो सकता है स्टॉक 350 या 320 तक के लेवल दिखाए। तो सबसे पहले तो इनको एक लेवल ध्यान में रखना है 430 नीचे का। अब स्टॉक तेजी कब करेगा? 480 से 500 के लेवल ऊपर में तोड़ेगा, उसके बाद ही इसके अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 480 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, 442 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। 430 से लेके 480 ये रेंज है। इधर साइड ब्रेकआउट 100 से 150 रुपए की रैली दिखाएगा। अगर नीचे में 430 टूटा तो फ्रेश मंदी स्टार्ट हो जाएगी, ऊपर में 480 टूटा तो फ्रेश तेजी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर 550 से 600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल स्ट्रक्चर रेंज बाउंड के तौर पे है, तो ये अगले कुछ महीने ऐसा लगता है रेंज बाउंड ही रहेगा। दूसरी तरफ इनका दूसरा प्रश्न था आईडीएफसी बैंक के ऊपर। आईडीएफसी बैंक में ऐसा लगता है कि यहां से अब एक तेजी देखने को मिलेगी, और एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती है एक साल के अंदर। स्टॉक पिछले कुछ दिनों से रेंज में चल रहा है। जो रेंज इमीडिएटली स्टॉक की बन के निकल के आ रही है वो है 55 रुपया नीचे में, और ऊपर में 64-65 रुपया। यानी कि ऊपर में जैसे ही ये स्टॉक 64-65 रुपए का लेवल तोड़ेगा, उसके बाद ये स्टॉक में 75 से 80 रुपए तक के लेवल्स हमको साल भर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इनको क्लोजली वॉच करना है। 64-65 टूटने के बाद इसमें फ्रेश अपमूव देखने को मिल सकता है। होल्ड की सलाह रहेगी। राइट, चलिए, तो यहाँ पर आपको राय भी मिल चुकी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक और सवाल आया है। इनफैक्ट हमारे साथ अब नोएडा से विशाल जुड़े हैं फोन लाइन पर। विशाल नमस्कार, पूछिए। मैम मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मैंने करोड़ लिया है बैंक, ये मैंने लिया है 120 के रेट पे लिया है, मैंने 800 शेयर लिए हैं। ठीक है। और एक येस बैंक लिया है मैम मैंने 1600 पे 200 शेयर है मैम। ठीक है, और दोनों पर ही आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है? मैम करूर व्यास से मैम मेरा 3 मंथ्स का व्यू है, और येस बैंक पे 1 से 1.5 साल का।
ठीक है, राय दिलवा देते हैं आपको। विवेक, बैंकिंग स्पेस पर इनको राय चाहिए। करूर वायसिया बैंक में ऑलरेडी ये पोजीशन होल्ड करते हैं 120 के लेवल्स पर, 800 शेयर्स हैं, स्लाइट लॉसेस में हैं 1-2 रुपए के, और यहाँ पर 3 मंथ्स का ही इनका नजरिया है। दूसरा येस बैंक में, जहाँ पर 1600 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की है और अब यहाँ पर 6 महीने तक रुक सकते हैं। ये दोनों पर आपकी राय क्या है? इनफैक्ट दोनों बैंक अच्छे लग रहे हैं मुझे, और मेनली करूर वैसिया बैंक अगर आप देखोगे तो काफी मतलब साइलेंट परफॉर्मर रहता है। ये ज्यादा चर्चा में नहीं रहता है, लेकिन कभी भी अगर किसी ने इसमें निवेश किया है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो लोग कमा के निकले हैं इसमें, और काफी कंजर्वेटिव बैंक है। तो लेकिन यहाँ पे इनका ओपिनियन खाली 3 महीने का। 3 महीने में ये बैंक यहाँ से अच्छा कर सकेगा, ये एक डाउट रहेगा। तो अगर आपका खाली 3 महीने का नजरिया है तो 3 महीने बाद आप निकल जाइए। आपको जो भी आपका बाइंग प्राइसेस है 2 या 3 रुपया ऊपर यहाँ से आपको मिल सकता है, वो पहली चीज हुई। और यस बैंक साक्षी इनफैक्ट इतना अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है। इनफैक्ट मेरे सुनने में आया था कि चेन्नई में खाली वो लोग करीबन 20 एक ब्रांचेस प्लान कर रहे हैं, और अक्रॉस इंडिया करीबन 80 एक ब्रांचेस ये लोग प्लान कर रहे हैं, और बिजनेस में काफी अग्रेसिव होकर रखे हैं, और तलवार साहब पर्सनली इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जैसे ये जा रहा है, मुझे लग रहा है कि 1 साल में भी एक काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है यस बैंक यहाँ से। तो आप होल्ड कीजिए, दोनों बैंक को होल्ड कीजिए, और करूर वैसिया बैंक जैसे मैंने कहा 3 महीने बाद आप निकल जाइए चाहिए जी। तो आपको राय दी गई है यस बैंक के संदर्भ में भी और साथ साथ करूर वैसिया बैंक के संदर्भ में भी। एक ब्रेक का वक्त हो गया, कुछ शेयर्स और देख लेते हैं। जहाँ पे एक मूव आया, उसमें IRB इंफ्रा एक खरीदारी इसमें आई है, 5% के आसपास की बढ़त अभी आई है। आप देखिए दिन के ऊपरी स्तरों पे कामकाज कर रहा है, 6% ऊपर आ चुका है। और दूसरा कॉफी डे इंटरप्राइजेस, यहाँ पर भी खरीदारी है, 3% की बढ़त कॉफी डे इंटरप्राइजेस में भी है, दिन के ऊपरी स्तरों पर है, 14 रुपये ऊपर से कामकाज कर रहा है। और वाटेक वबाग एक और नाम है जो कि करीब 2% अभी बढ़त यहाँ पर भी आई है, और दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ये भी कामकाज कर रहा है।